Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Radio Nasha. बहुत दिनों बाद मेरे चुंगल में आए हो हुसैन हैदरी. हाय, हाउ यू? Hi, Rohini. I'm fine, Rohini. Thank you so much for inviting me. And यार it is also my privilege to be here. ऐसा नहीं है. नहीं नहीं, कम ऑन यार. ऑफ कोर्स हुसैन और मैं बहुत ही लंबे अरसे से एक दूसरे को जानते हैं, दोस्त हैं. एंड आई एम सो हैप्पी फॉर हिज सक्सेस. आई यूज्ड टू बी एट वन पोएट्री नाइट जहां पर हुसैन ने आकर कुछ कविताएं जो हैं सुनाई थी उस टाइम पर. ये 10-12 साल पहले की बात है. और तब से पता था कि लड़का जो है बहुत ही अच्छा लिखता है. और तब से लेकर आज तक इट्स बीन अ डेकेड ऑफ यू राइटिंग. you've been writing such fabulous stuff, चाहे वो गाने हो, चाहे वो फिल्में हो, डायलॉग्स हो, स्क्रीन प्लेज हो. you've done everything. ट्विटर पर भी लिखते रहते हैं. एंड ट्विटर पर आपको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, बट उसके साथ साथ बहुत आर्ग्यूमेंट्स भी करते हैं आपके साथ. उनको बड़ा मजा आता है. बट हिंदुस्तानी मुसलमान, अगर आपने एक कविता नहीं पढ़ी है हुसैन हैदरी की, तो आई वुड रेकमेंड दैट यू गो ऑन द इंटरनेट राइट नाउ एंड टाइप हिंदुस्तानी मुसलमान to kind of see the sort of writer that Hussain Hedri is. हाल ही में ऑफ कोर्स शेरनी के लिए भी आपने गाने लिखे हैं, so that's the latest work that I know of you. But Hussain, मेरे शो पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. It's an absolute pleasure. Thank you. My honor, Rohini. And इतना अच्छा introduction दिया है कि but yeah, it was 2009. I remember clearly when we had first performed. It was sometime November 2009. Yeah. And you were one of the reasons जिनसे मुझे मतलब one of the people जिनसे मुझे बहुत हौसला मिला था. उस पोएट्री इवेंट में जितने भी पोएट्स होते थे एंड द वे यू यूज्ड टू होस्ट, मतलब मैं अभी भी बार बार वो हिस्ट्री रिकॉल करता हूँ, करवाता हूँ एंड तुम्हारा जिक्र करता ही हूँ. तो Well, मतलब thank you. तुम्हारा Thank you so much. Thank you. रेट्रोस्पेक्ट में 10 साल से शुक्रिया. थैंक यू सो मच. आज हमारे शो पर आप आए हैं हुसैन. आप तो जानते ही हैं कि इस शो पर हम 90s के दीवाने हैं. ओके, सो यू हैव टू बी अ 90s फैन टू फीचर ऑन दिस शो. 90s में क्या कर रहे थे हुसैन? कहाँ पर थे, मुझे बताएं. 90s में मैं स्कूल में था. तो 85 से लेके मेरे ख्याल से 2002 तक तो मैं 2003 तक तो मैं स्कूल में था. तो ये स्कूल के दौर में सुने हैं जो गाने सुने हैं. एंड और एक्चुअली कहाँ था स्कूल के स्कूल? दौर में भी नहीं सुने टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि तब तो नहीं था मेरे पास टेप रिकॉर्डर वगैरह. तो अराउंड 2000s के बाद जब आया मेरे पास टेप रिकॉर्डर और ये MP3 प्लेयर वगैरह, तो उसके बाद सुने थे सारे गाने. लेकिन मुझे पता था कि अच्छा ये भी सुनते हैं, ये भी सुनते हैं. मैं ट्रेस करता था, म्यूजिक डायरेक्टर से ट्रेस करता था कि अच्छा इनका ये एल्बम है, अच्छा इनका वो एल्बम है. Yeah, तो मैं पुराने मैंने 90s के गाने एक्चुअली 2000s में सुना है जब मेरे पास आया एक प्रॉपर टेप रिकॉर्डर. कैसेट एंड प्लेयर, टेप रिकॉर्डर. और स्कूल कहाँ पर थे आप? स्कूल में कौन से स्कूल में थे? स्कूल इंदौर में. तो इंदौर में ही था, वहीं पे पढ़ाई लिखाई की, वहीं से CA किया. Okay. एंड तो उसी दौरान मतलब और गाने सुनने का मेरा प्रोसेस ये था कि मैं ऐसे गाने कभी नहीं सुन पाया हूँ जो जैसे लोग अक्सर गाड़ी में चलाते हुए गाने सुनते हैं, या अक्सर कुछ काम करते हुए गाने सुनते हैं, या ऑफिस का काम करते हुए गाने सुनते हैं. मुझे स्पेसिफिकली बैठ के गाने सुनना पड़ता है. मेरी आदत ही तब से वो है कि मैं अगर गाने सुन रहा हूँ तो मैं फोकस सिर्फ गाने पे ही रखता हूँ. पता नहीं ये कब से लड़कपन से आदत है ये. और अभी भी ऐसा होता है कि सपोज अगर मैं काम कर रहा हूँ और कुछ गाना बज रहा है, इवन इफ इट्स एन इंस्ट्रूमेंटल, देन आई विल स्टॉप वर्किंग एंड स्टार्ट लिसनिंग टू द सॉन्ग एंड स्टार्ट फोकसिंग कि अच्छा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. तो वो काफी आइसोलेटेड वे में ही कर पाता हूँ मैं गाने सुनना. क्या बात है. बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि आप सुनने वाले लोग हैं एंड जो एक्चुअली गाने को सुनते हैं. शायद इसी वजह से आपने गाने लिखे भी हैं. ऑफ कोर्स वील टॉक अबाउट योर ओन म्यूजिक इन अ बिट. लेकिन अगर आप मुझे 90s के उस दौर में ले जाए, मैं हमेशा समझती हूँ कि हम इन्फ्लुएंस उससे होते हैं जो हम सुनते हैं, देखते हैं अपने बचपन में, राइट? उसका सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस होता है. क्या इन्फ्लुएंस रहा है 90s का आपके राइटिंग पर, मुझे बताइए. तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है. जैसे मतलब अगर आप मेरे भी गाने कुछ 25-26 गाने होंगे, मतलब सावन वगैरह और यूट्यूब वगैरह मिला के. तो मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मतलब एक चीज़ जो इन्फ्लुएंस रहा है वो ये कि मुझे आई थिंक मेरा पोइट्री से सबसे पहला इंट्रोडक्शन ही हिंदी फिल्म के गीतों से हुआ. क्या बात. और जो भी गीतों में मतलब एक अजीब से क्रास टाइप के गाने हों या जिसमें हल्की मतलब लाइनें लिखी हों, वो पता नहीं क्यों मुझे पसंद नहीं आते थे. शायद वो जहनियत की बात थी, सेंसिटिविटी की बात थी जो नेचुरली होती, जबकि लैंग्वेज का कोई नॉलेज नहीं था, पोइट्री की कोई नॉलेज नहीं थी, लिरिक्स की कोई नॉलेज नहीं थी, पर वो एक इंक्लिनेशन था मेरे ख्याल से जी जो हाँ. हमेशा उसी तरफ रहा. तो एक तो ये कि अच्छी जबान, मतलब थोड़ा सा एक पोएटिक टच वाले गाने सुनना मुझे अच्छा लगा.
थोड़ा सा एक सधे हुए वे में लिखे हुए जो हैं, जो एक बात कह रहे हैं, जो एक ह्यूमन इमोशन से कनेक्ट कर रहे हैं, जिसमें एक हल्की सी यूनिवर्सैलिटी हो, जी हाँ, तो वो गाने मुझे अक्सर पसंद आए उनके अंदर। और कई बार मतलब ये भी मुझे पसंद आया कि कोई गाना आपने 5 साल बाद सुना, 7 साल बाद सुना, जी हाँ। तो उसके मायने आपके लिए बदल गए, क्योंकि तब तक आप थोड़ी जिंदगी और जी लिए हैं, आपके तजर्बे कुछ और हो गए हैं, तो इस तरह के गाने फिर वो रहते गए साथ साथ साथ। जिस जिस किस्म के गानों की आप बात कर रहे हैं, एंड आई माइट जी बी रॉन्ग, बट आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ अ राइटर फ्रॉम द 90s, एंड शायद उन्हें उतने अवार्ड नहीं दिए गए जितना शायद जी जावेद साहब को दिए गए या फिर गुलजार साहब को दिए गए, बट आई थिंक द मोस्ट प्रोलिफिक राइटर फ्रॉम द 90s मेरे लिए आनंद बख्शी साहब थे। तो क्या बख्शी बिल्कुल साहब बिल्कुल। आपके भी फेवरेट्स में फीचर करते हैं? बहुत, अरे आनंद बख्शी साहब ने तो समंदर के शहर में समंदर भर गाने लिख दिए हैं, 3,000 के ऊपर गाने लिख दिए हैं उन्होंने भाई। मतलब किसको कहते हैं, जो बिल्कुल। लास्ट अकाउंट, मतलब आई रिमेम्बर रीडिंग कि वो 3,400 गाने कुछ उन्होंने लिखे हैं, जो कि एक मैमथ बॉडी ऑफ वर्क है। हम्म। आप स्टडी भी करने जाएंगे तो आप सिर्फ रेंज में ही खो जाएंगे कि भाई उर्दू में भी गाने लिखे हैं, हिंदी में भी गाने लिखे हैं। वन ऑफ द फर्स्ट पायनियर लिरिसिस्ट हु हैज रिटन इन पंजाबी एज वेल, Yes. इन हिंदी फिल्म्स। तो उनके तो बहुत, एंड उनकी जो सिंप्लिसिटी है, मतलब जो ह्यूमन इमोशन में सिंप्लिसिटी पकड़ रहे हैं कि भाई बार बार रोमांटिक गाना लिखना है पर बार बार नया एंगल पकड़ना है, कैरेक्टर के हिसाब से लिखना है, बिल्कुल फिल्म के अंदर फिट होता हुआ गाना जिसमें एक यूनिवर्सैलिटी भी है। तो ये एक स्किल है, बहुत गजब की स्किल है। और उनका एक गाना मुझे बहुत 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 पसंद है, जो मतलब मैंने पहले भी तुम्हें कहा था कि आवाज दो हमको फिल्म से, दुश्मन। बिल्कुल। दुश्मन फिल्म से है ये, आवाज दो हमको, हम खो गए, कब नींद से जागे कब सो गए, मर जाएंगे हम अगर दूर तुमसे हो गए। तो ये वो गानों में से है जो जब मेरे पास मोबाइल फोन आया लाइफ में पहली बार, मेरे ख्याल से 2008 या 9 में कभी कभी आया होगा। तो जब मेरे पास लाइफ में पहली बार मोबाइल फोन आया, उसके बाद से आज 12-13 साल हो गए हैं मोबाइल फोन यूज करते हुए, मेरे हर मोबाइल फोन में ये गाना स्टोर रहा ही है। क्या बात, हाउ ये ब्यूटीफुल। गाना कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि कोई मेरा मोबाइल फोन बदला हो, टूटा हो, फूटा हो, नया आया हो, या मर गया हो मेरा मोबाइल फोन और मैंने दूसरा लिया हो, तो पहला गाना अगर मैंने कोई डाला है तो यही डाला है। और ये मुझे इतना ज्यादा पसंद है, और इसकी मतलब बहुत बहुत ही खूबसूरत है कि मतलब एक जैसे एक इमोशन आता है उसमें कि मतलब एक उसमें लाइन है, मैं काश मैं लिख पाऊँ इस तरह कभी जिंदगी में, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद। इतनी सिंपल लाइन है कि मेरे सामने रहना, जाना नहीं, तुमसे है कुछ कहना, जाना नहीं। अब ये कितना सिंपल सा फ्रेजिंग है और कितनी सिंपल सी बात बोल रहे हैं। उसमें एक और एक मतलब लाइन आती है कि तुमसे निगाहें चार करने लगे, हम जिंदगी से प्यार करने लगे, डरते न थे मौत से, अब मगर डरने लगे, आवाज दो हमको हमको। कि ये कितना सिंपल इमोशन है कि यार मैं प्यार करने लग गया तेरे से, और पहले मैं डरता नहीं था यार मरने से, लेकिन अब मैं डरने लग गया हूँ। और ये वो तो अब मगर कितना हाँ, खूबसूरत अब है। मगर वही तो, वो लफ्ज कितने सलीके से आ रहे हैं। उत्तम सिंह जी की कंपोजिशन है, उदित नारायण एंड लता मंगेशकर जी ने गाया हुआ है, बिल्कुल। और कितने सलीके से, और क्या कॉम्पोजिशन है, और जिस तरीके से मतलब एक हल्की सी मतलब लता मंगेशकर जी जो है वो कुछ ऐसे करके आते हैं, फिर उसमें वायलिन बजता है, बहुत बहुत इंटरलूड्स भी बहुत अच्छे हैं उसके। तो मतलब मुझे बहुत पसंद है ये गाना। और यार लिरिक्स मैं तो तो खैर ताजुब मतलब है कर ही। रही हूँ, मैं तो ताजुब कर रही हूँ कि इतना तुम गाने के बारे में बोल लेते हो। व्हाई आरंट यू अ रेडियो जॉकी हुसैन हैदरी? नहीं नहीं, मैं तो गानों के बारे में, मैं तो क्योंकि मैंने कहा ना मैं सिंगुलरली गाने ही सुनता हूँ, तो मैं तो अभी तो हमारा टाइम लिमिट है 3-4 मिनट बोलना है, नहीं तो मैं तो हर गाने को पूरा थ्रेड आउट कर देता हूँ बहुत ज्यादा, बहुत। और मैं एक्चुअली आई थिंक आई नाउ रियलाइज मतलब कि मैं लिखने में क्यों मतलब आ भी पाया लिरिक्स में, इवन तो मेरी कोई तैयारी नहीं थी, मेरा कोई एम्बिशन नहीं था लाइफ में राइटर बनने का, लेकिन मैं गाने जो मुझे पसंद आते थे मैं कॉपी में लिखा करता था, क्या बात, क्या बात है। हाँ, और मुझे पता नहीं है मैं क्यों लिखता था। तो ये तो आई थिंक दैट हैज समहाउ हेल्प मी। ऑल्सो आई हैव रेड अ लॉट ऑफ लिरिक्स, क्योंकि मतलब मुझे किताबों का एक्सेस था, मेरे फादर की किताबों की दुकान थी, ये तो मैं लिरिक्स की किताबों से पढ़ा हुआ हूँ। तो जो 60s 70s के सॉन्ग्स हैं मैंने वो सुने नहीं हैं, मैंने किताबों से पढ़े हुए हैं। पढ़े हुए हैं, क्या बात है। हाँ, That's तो इस तरह beautiful. से काफी, हाँ। तो एक काम करते हैं, आज अपनी ऑडियंस को हुसैन हैदरी की 90s की प्लेलिस्ट में सबसे पहला गाना यही सुनाते हैं।
which is आवाज दो हमको from the soundtrack of the film दुश्मन. And हम वापस आएंगे और अपनी प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाएंगे. Don't go anywhere. This is 91.9 FM रेडियो नशा. हुसैन हैदरी मेरे साथ हैं. This is मेरी 90s की प्लेलिस्ट. हुसैन हैदरी की बहुत बड़ी फैन मैं हूँ, और अगर आप भी रह चुके हैं then I'm very happy that you joined us today, because it's such a pleasure to speak to someone who writes what you're thinking. Okay, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हुसैन, your experience has been unique, because आप एक बहुत ही unique voice लेकर आते हैं हमारी इस कंट्री में. लेकिन it's so sad, you know, while you're a unique voice, आपको unique actually होने की जरूरत नहीं थी. You know, हमेशा से बिल्कुल हिंदुस्तान में हर आवाज सुनाई देती थी. ओके, और आज के हिंदुस्तान में इस आवाज को बुलंद रखना, कायम कायम रखना जरूरी हो गया है. तो ये मुझे एक एक तरफ से एक विक्ट्री भी है. ओके, दैट्स पर्सनली आई फील फॉर यू. बट जी दूसरी तरफ आई फील दैट इसकी जरूरत हो गई है, एंड दैट्स नॉट अ विक्ट्री फॉर अस. सो जैसे कहते हैं कि जो जरूरी है वो करना जरूरी है. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. बिल्कुल आपकी जितने भी फॉलोअर्स हैं, आप आपके पोएम्स जो हैं वो वायरल हुए हैं, कॉम्यून वगैरह पर आप जाके परफॉर्म करके आए हैं. टेल मी, एज अ राइटर, व्हाट इज द फॉर्म दैट यू एंजॉय द मोस्ट? क्या आपको परफॉर्म करना ज्यादा अच्छा लगता है, या फिर लिखना ज्यादा अच्छा लगता है? ये जो पब्लिक वर्सेस प्राइवेट पर्सोना होता है एक राइटर का, हम्म। उसमें से आप कौन सा ज्यादा एंजॉय करते हैं? नहीं, ऑलवेज प्राइवेट. पब्लिक तो क्या है कि वो मतलब जैसे यू वुड नो, मतलब मैं कैसा था, मतलब मैं कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं था और अभी भी इतना कोई नहीं हूँ. मतलब पब्लिक के सामने परफॉर्म करना इज एनीवे नेवर बीन द मोटिव. मतलब Yes. पोएट्री में, मतलब पोएट्री का आई थिंक लिखने का रीजन जनरली ये होता है कि बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही हैं, मैं प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको लिख के खुद समझने की कोशिश करता हूँ जी हाँ, कि मैं बिल्कुल. सोच क्या रहा हूँ, मतलब व्हाट एम आई अंडर गोइंग. तो ये शायद मेरे लिए भी एक प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है. कई बार मुझे पता होता है कि अच्छा ये लिखना है मुझे, कई बार मुझे नहीं पता होता है मैं क्या लिख रहा हूँ. आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू डिस्कवर. तो ये पोएट्री का आई थिंक it's more of a self discovery process also, and it is more of a pure expression कि ये ब्यूटीफुल. मेरा ही expression है. बिल्कुल. तो And मुझे एक्चुअली याद आ तो गया वो टाइम जब आप आया करते थे हमारे पोइट्री नाइट्स पर. एंड जी जी. आई न्यू यू देन, एंड देन आई रिमेम्बर हम कॉम्यून पर मिले थे जब आप जाकर परफॉर्म करने वाले थे स्टेज पर. हजारों की तादाद में लोग बैठे हुए थे, और आप आए हाँ मेरे पास और आपने कहा, यार बहुत फट रही है. यू नो हाँ वो. मैं जानता हूँ, लेकिन and मैं I कर have पाऊंगा कि नहीं. and I have performed like almost 200 times, at least 100 to 200 times at least. यस. पर मुझे आज भी डर लगता है स्टेज पे जाने में, क्योंकि आई थिंक पोइट्री में तो मेरा ये होता है ना कि मैंने एक बार लिख ली, दो तीन बार पढ़ ली, एडिट कर ली, उसके बाद आधे एक घंटे की जो खुशी होती है ना, मैं पोएम से उसी के लिए लिखता हूँ. एवरीथिंग एल्स इज अ बाय प्रोडक्ट. लोगों के एब्सोल्युटली. सामने पढ़ना, मतलब लोग पसंद करें तो कुछ तारीफ करें, एवरीथिंग एल्स इज अ बाय प्रोडक्ट. द कोर प्रोडक्ट इज आई राइट इट, यू एंड राइट. आधा घंटा मुझे खुशी हो कि यार ये मैंने लिखा है. ये मैंने लिखा. आई थिंक बम्बई शहर ही ऐसा है जहां पर आके ये थोड़े से गट्स जो हैं हो जाने चाहिए लोगों में. एंड इट जस्ट मेक्स यू गट्सी. जैसे ही आप जी एक ट्रेन में कदम रखते हैं, अगर आपने थोड़ी सी भी झिझक की, तो आपका स्टेशन चला जाएगा. तो बॉम्बे डज दैट टू यू, बिल्कुल मुंबई डज दैट टू यू. लेकिन मुंबई में जब हर कोई आता है, एंड आई वांट टू टेक यू बैक टू दैट टाइम जब आप मुंबई पहले आए थे. व्हेन डू यू जी. रिमेम्बर व्हेन यू हैड कम टू मुंबई? या आई हैड कम इन सितंबर 2009. अच्छा, तो एंड बहुत जल्द मिले. हम तो बहुत जल्द मिले फिर. जी जी बिल्कुल. तो मैं एक्चुअली यही ढूंढा करता था, क्योंकि मैं सीए में भी था और मैं शायरी वगैरह पढ़ने लग गया था, बहुत किताबें पढ़ता था. तो मैं चूंकि एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी वाले जॉब में वो था, तो जो आस अगल बगल लोग हुआ करते थे वो इतने शौकीन नहीं थे इन सब चीज़ों मुझे के, याद है, मुझे शायरी के याद और है. इसके. जी. तो मैं ऐसे लोग ढूंढा करता था जो सिर्फ शायरी के शौकीन हो, या संगीत के शौकीन हो, या किताबों के शौकीन हो, जिनसे मैं बात कर सकूं. मुझे कोई ऐसा लिखने का भी चस्का नहीं था. मेरे को बस ये था कि यार ठीक है, किसी से दोस्ती यारी होगी तो कुछ सुना भी देंगे कि मैंने ये एक दो चीज़ें लिखी हैं. मगर वो कभी मेरा था नहीं. मेरा ये था बस ऐसे लोग मिल जाए जो हम जबान हो, हम ख्याल हो. तो वो लोग ढूंढते ढूंढते मैं आप लोगों तक पहुंच गया था बेसिकली. या उस दौर में आई थिंक उस दौर को डेडिकेट करने के लिए एक अगर हाँ गाना होगा, तो आप ही के लिस्ट से मैं देख के कह रही हूँ कि बिल्कुल. जावेद साहब का लिखा गया एक बहुत ही खूबसूरत गाना है. इट्स फ्रॉम द साउंड ट्रैक ऑफ अ फिल्म, जिसके फिल्म में ही दो एक्टर्स हैं, हीरो है, हीरोइन है.
वो मरीन ड्राइव पर चलते हैं और तब हीरोइन जो है वो मुड़ के हीरो से कहती है कि दो कमजोर इंसान एक कामयाब जिंदगी कभी नहीं बना सकते। और उस फिल्म का नाम था रोहिणी, ये मेरा सबसे फेवरेट डायलॉग है उस फिल्म का, यस बॉस का, और ये मैं बोलने वाला था बिफोर यू वर गोइंग टू से इट, क्योंकि ये इतना दुखा था ना मुझे जब मैंने देखी थी ये फिल्म, मुझे मुझे एकदम रोना आ गया था, और ये एकदम पासिंग में निकाला है, ठीक है। एंड मुझे इतना ज्यादा दुखा था ये सेंटेंस, मतलब मैं आई थिंक मतलब अगर मतलब क्या कहते हैं, इंशाल्लाह अगर कभी कर पाया, मैं उतना केपेबल राइटर बन पाया, तो मैं शायद सिर्फ इसी डायलॉग को थीम बना के एक फिल्म लिखना चाहूंगा, बिल्कुल क्योंकि ये बिल्कुल। बहुत बहुत दिल को दुखाने वाली बात थी। जब जिस भी एज में सुना था मैंने लड़कपन में, मुझे बड़ा बुरा लगा था। तो लेकिन इस फिल्म के कैरेक्टर का, वही जो 90s प्लेलिस्ट हम बात कर रहे हैं, तो इस फिल्म का एक गाना उसके एम्बिशन को दिखाता है, बड़ा मासूम सा एम्बिशन, मासूमियत वाला एम्बिशन है, जिसमें चांद तारे तोड़ लाऊं सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है। तो जावेद साहब का जादू है उसके अंदर, कि जावेद साहब ने लिखा है, जतिन ललित का कंपोज है, अभिजीत ने गाया है, तो वो बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे वो गाना। उस गाने का पिक्चराइजेशन भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड बहुत मतलब उर्दू शायरी के मेयार में मतलब लिखा हुआ गाना है ये, अच्छा। कि जैसे पहली दो लाइन में सेट हो जाता है कि भाई जो मैं चाहूँ वो मैं पाऊँ, जिंदगी में जीत जाऊं। तो ये सब बहर में लिखते हैं जावेद साहब की, जो अक्सर क्या लगभग सारी ही जो उनके गीत होते हैं, वो उर्दू शायरी के बहर और उनके फ्लो और उनके मीटर में ही चल रहे होते हैं। क्या बात है। तो ये बहुत, हाँ मतलब आप जब एनालाइज करेंगे, जब देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि जैसे चांद तारे तोड़ लाऊं सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है। फिर इवन उसके जो अंतर है, मतलब ये आप देखिए कितनी, उस कैरेक्टर क्या है, वो मिडिल क्लास का लड़का है जो बंबई में रह रहा है, चकाचौंध देख रहा है, और वो कह रहा है यार नहीं, मेरे को टॉप पे पहुंचना है, बिल्कुल। एंड यू मेरे नो को सब चाहिए। कमाल की बात ये भी थी कि उस दौर में इट वाज ऑलमोस्ट लाइक ही वाज राइटिंग फॉर शाहरुख खान, क्योंकि शाहरुख खान यस, वो लड़का था। शाहरुख खान वही लड़का था जो बम्बई आए थे, जिनके लिए सपने बिल्कुल साकार हो रहे थे। एंड एक्चुअली उनके बिल्कुल करियर में भी ये जो फेज था, इट वाज वेरी एक्साइटिंग बिकॉज हमने वो देखा है ऑफ somebody who बिल्कुल। comes to the city with ambition and who makes, मतलब एक मन्नत मांगी थी और मन्नत में रह रहे हैं आज। मन बिल्कुल बिल्कुल Outstanding, it's outstanding. But बिल्कुल। what a great film as well. मुझे एक्चुअली फिल्म भी बहुत पसंद है, अजीज मिर्जा मुझे भी साहब बहुत पसंद की। है, Yeah, बहुत अच्छी फिल्म है वो। उसमें आप उसकी लाइनें, मतलब देखिए, ये जो इमोशन होता है ना एम्बिशन का, yeah, ये बहुत जल्दी रफ एजेस या बहुत जल्दी मतलब हाइपरबोलिक होने के चक्कर में बड़ा अजीब भी हो सकता है। yeah. लेकिन उन्होंने किस कंटेंट वे में लिखा है जावेद साहब ने, कि भाई मैं कहाँ खराब हूँ, मैं तो लाजवाब हूँ, मैं ये मनवाना चाहता हूँ, Yeah. यार तू भी सुन जरा, आरज़ू मेरी है क्या, मैं क्या बन जाना चाहता हूँ, मैं कहाँ खराब हूँ, मैं तो लाजवाब हूँ, मैं ये मनवाना चाहता हूँ, मान जाए खुदा इतनी सी है दुआ, मैं बन जाऊं सबसे बड़ा, हाँ, और मैं ज्यादा सारी दौलत सारी ताकत, मैं ज्यादा नहीं मांगता, मतलब, और मतलब अब सब कुछ मांगने के बाद आयरनी कि भाई मैं ज्यादा नहीं मांगता, कि फिर उसके अंतर में आती कि सारी दौलत सारी ताकत सारी दुनिया पर हुकूमत, बस इतना सा ख्वाब है। अब बस बताइए इतना कितना ही। फनी भी है ये, मतलब हल्का सा आपको आप पढ़े तो आपको एक चकलिंग सा ह्यूमर भी है और और आयरनी भी है। और एक आयरनी है, एक सार्केज्म है, किसी भी बिल्कुल बिल्कुल एम्बिशियस या कोई मिलियनेयर से पूछो कि आपके बिल्कुल। ख्वाब क्या है, तो वो ये बोलेंगे सर और कुछ नहीं, सिर्फ 2-4 मिलियन और कमाने हैं और क्या। तो बस 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 एंड इनफैक्ट ये जो लाइन है, बस इतना सा ख्वाब है, मुझे याद है हाँ पर एक फिल्म भी आई थी आगे 2-3 साल बाद, हाँ। अभिषेक बच्चन की बिल्कुल उसमें। बट वाओ, बिल्कुल आई बिल्कुल। लव्ड इट, आई लव डिस्कसिंग दिस सॉन्ग विद यू हुसैन। हम ये गाना हाँ सुनाते हैं अपनी ऑडियंस को आज रेडियो पर। एंड ऑफ कोर्स यू आर ट्यून्ड इनटू मेरी 90s की प्लेलिस्ट विद हुसैन हैदरी। डोंट गो एनीवेयर। हाय एंड वेलकम, दिस इज मेरी 90s की प्लेलिस्ट। हुसैन हैदरी मेरे साथ हैं। आवाज दो हमको, हम खो गए, बख्शी साहब का। चांद तारे तोड़ लाऊं, जावेद साहब का। हुसैन हैदरी's प्लेलिस्ट इज ऑलमोस्ट एन ओड टू द ग्रेटेस्ट लिरिसिस्ट ऑफ आवर टाइम। अब जब हम लिरिसिस्ट की बात कर रहे हैं, हम फिल्मों की भी बात कर रहे हैं, एंड अक्सर ऐसे होता है कि आप एक फिल्म देखते हैं और आप आइडेंटिफाई करते हैं कैरेक्टर्स के साथ। मुझे पता नहीं कि आपके साथ ये हुआ था कि नहीं, बट जब एक फिल्म आई थी जिसका नाम था रंगीला, ओके, जी रंगीला जब आई थी हुसैन, मेरी मम्मी ने मुझे जी और मेरे भाई को, हम बहुत छोटे थे, वो हमें टैक्सी में बिठा के लेके गई रीगल में। ओके, रीगल सिनेमा जो कोलाबा में है, और बिना किसी को बताए, क्योंकि काफी बोल्ड गाने थे उस टाइम पर इस फिल्म के। बोला कि ये फिल्म तो देखनी है। आई थिंक मेरी मॉम को बहुत शौक था फिल्मों का, तो हमने जाकर देखी रंगीला।
And I remember walking out of that theater saying, I want to be Urmila Matondkar, because again, it's a story about an underdog, right? Because मैंने कहा यार हाँ अगर मिली कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ. ये लव एंगल तो मुझे it was not important for me. What was important is that ये लड़की जो है इसके सपने हैं और वो कुछ भी बन सकती है. When you walked out of रंगीला, कौन से किरदार के साथ आपके दिल के तार जुड़े? तो अरे रंगीला में तो काफी रेवलेशन हुआ था, मतलब इन द सेंस कि रंगीला जब मैंने देखी थी तो मैं हमेशा जब उसके पहले फिल्में देखा करता था तो मेरे को सवाल हमेशा आता था कि इसके पैसे कहाँ से आए, कैरेक्टर के पास इसके पैसे कहाँ से आए। जी हाँ. और मतलब मुझे कभी भी किसी फिल्म में ऐसा नहीं दिखता था कि या तो आपको सूटकेस दिख जाएगा पैसे से भरा हुआ, जी हाँ. या तो आपको कोई बिजनेसमैन बड़ा सा चेक साइन करके यूं दे देगा, लेकिन जो छोटी मोटी चीजें हो रही होती उसके पैसे कभी भी खर्चा करते हुए दिखते नहीं थे किसी फिल्म में। और मैं उस बैकग्राउंड से आता था जहाँ पैसा नहीं था मतलब इतना, जी हाँ. तो मेरे लिए वो फोकस हमेशा रहता था कि यार इसके पास पैसे कहाँ से आए। पैसे कहाँ से आ रहे हैं इसके पास? जी हाँ. हाँ मतलब ये सब पैसे फ्री में हो जा रहा है क्या। फिर उसके बाद मतलब जब मैंने रंगीला देखी, और मतलब कैरेक्टर मतलब ऐसा कि यार हीरो जो भी है मतलब नॉर्मल सेटिंग में जलील कैसे होता है कि मतलब आप अगर गरीब हो तो आप जलील होते हो कई बार। मतलब बिल्कुल. ये मेरा एक्सपीरियंस था, तो मुझे मेरा ये था कि यार आपको एक होता है ना हिकारत से देखते हैं जो अमीर होते हैं थोड़े से या मिडिल क्लास भी होते हैं। उस टाइम तो नहीं था मैं मिडिल क्लास भी, तो उस टाइम मतलब इस तरीके की मतलब मैं फेस करता हूँ, मुझे लगता है ये कभी फिल्मों में दिखता ही नहीं है। तो रंगीला देख के मुझे ये पता चला कि नहीं यार पैसे की बात होती है फिल्मों में, हो सकती है। बिल्कुल. दूसरा ये कि इकोनॉमिक स्टेटस इतने अच्छे से डिफाइन करना, जैसे उसमें इंसल्ट भी होती है ना, उसको वेटर भाव नहीं देता है होटल में जाता है। तो ये जो मैं कह रहा था जलील होने वाला पॉइंट, तो ये भी काफी मतलब इंटरेस्टिंग था मेरे लिए देखना पहली बार, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर वो एक इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से आप किसी लड़की को चाहते हैं, लेकिन आप सपना ही नहीं देख पाते हैं कि नहीं यार वो तो मेरे इकोनॉमिक स्टेटस की नहीं है, उसका एम्बिशन ही मेरी हैसियत से बहुत बड़ा है, मैं कहाँ उसके साथ रह पाऊंगा, तो आप खुद ही मन मार लेते हैं। तो ये इस तरह की चीजें मेरे लिए बहुत रिलेटेबल थी, और मुझे लगा था कि नहीं ऐसा शायद सिनेमा में हो सकता है, हिंदी सिनेमा में। तो ये बहुत मुझे पसंद आई थी रंगीला, मतलब ये मेरा ख्याल था उस टाइम, बचपन में भी देख के मेरा ये ख्याल था। And so many reasons why to love the Rangila soundtrack. रहमान साहब का हाँ पहला हिंदी ऑल हिंदी साउंड बिल्कुल। गाने कमाल के, मतलब क्या गाने हैं. एंड मुझसे लोग पूछते हैं अक्सर कि इफ यू हैड टू पिक वन सॉन्ग फ्रॉम रंगीला, इट्स वेरी टफ फॉर मी. लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा, अगर मैं पॉपुलर नजरिए से देखूं, माय फेवरेट हाँ इज तन्हा तन्हा, बिकॉज आई जस्ट थिंक दैट बिल्कुल तन्हा तन्हा इज एक गाना नहीं है, ये एक फिलोसफी है, यू नो. बिकॉज बिल्कुल। क्या लिखा है महबूब साहब ने. उन्होंने कहा है कि तन्हा तन्हा बहुत यहाँ पे बहुत जीना ये कोई बात है, which is, this is not cool, किसी को प्यार दे बम्बई दे, की किसी का स्पिरिट प्यार. भी है उसमें, बम्बई बम्बई किस तरह भीड़ में अकेला कर सकता है आपको, ये हुनर इस शहर का मतलब भली भांति लोग जानते हैं, चाहे वो बाहर से आए हो चाहे यहीं रहते आए हो। बिल्कुल. तुम्हारा गाना कौन सा होगा रंगीला के साउंड ट्रैक से? मेरा मेरा तो मैंने जैसे कहा था यारो सुन लो जरा, मुझे बहुत पसंद है वो गाना। क्योंकि मतलब ऑफ कोर्स सारे ही गाने अच्छे हैं और सारे ही गाने बेहद अच्छे लिखे हुए हैं। महबूब महबूब कोतवाल साहब जो लिरिसिस्ट हैं, और मतलब जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों में गाने लिखे हैं, बाय द वे उनका नाम लोगों को याद करना चाहिए, अगर सुन रहे हैं कोई तो बिल्कुल. उन्हें याद रखना चाहिए। महबूब साहब ने बॉम्बे के गाने लिखे हुए हैं, कॉपी महबूब साहब गाने. ने हम दिल दे चुके सनम के गाने लिखे हुए हैं, महबूब साहब ने तेरा जादू चल गया लिखा हुआ है, महबूब साहब ने इसके अलावा बहुत बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने लिखे हुए हैं। मुझे डोली सजा के रखना के गाने लिखे हुए हैं। तो यारो सुन लो जरा मुझे इसलिए बहुत पसंद है क्योंकि एक तो थोड़ा सा हल्की सी टपोरी लैंग्वेज में लिखा गया है वो, बिल्कुल. बिल्कुल. लेकिन वो फिर भी उसके बावजूद, टपोरी लैंग्वेज के बावजूद, उसमें एक जो उर्दू का Poetry, हाथ है। उर्दू का हाथ हाँ है. पोएट्री। हाँ तो वो आपको सुन के समझ में आता है, उस टाइम तो खैर मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन अब एज एज लिरिक्स राइटर जब मैं उसे देखता हूँ तो मुझे पता है कि उर्दू का हाथ है जो टपोरी लैंग्वेज में लिख रहा है कि भाई यारो सुन लो जरा अपना ये कहना, जीना हो तो अपन के जैसे ही जीना। अब जैसे यारो सुन लो जरा, ये क्या है, ये उर्दू की फ्रेजिंग है, बिल्कुल. ये टपोरी फ्रेजिंग नहीं है। जीना हो तो अपुन के जैसे ही जीना, तो अपुन ही है उसमें जो बम्बैया बना रहा है। बिल्कुल. लेकिन जीना हो तो मेरे जैसे ही जीना, ये जी हाँ. वही फ्रेजिंग है। फिर गाड़ी बंगला सही, गाड़ी बंगला नहीं ना नहीं सही ना ना सही सही, ना ये सही. ना सही भी उर्दू की फ्रेजिंग, मतलब या जी हाँ. हिंदी की फ्रेजिंग, आप इस तरह भी ले लें उसको। बैंक बैलेंस नहीं ना सही ना सही, शूटिंग शर्टिंग नहीं ना आसान नहीं, तो ये जो इंग्लिश का एक कॉम्बिनेशन था, ये मेरे लिए काफी अच्छा था, क्योंकि ये वो हिंदी के शब्द नहीं है जो वो इंग्लिश के शब्द नहीं है जो प्योर इंग्लिश है। ये वो इंग्लिश के शब्द हैं जो हिंदी में आ गए हैं हिंदी की ही तरह।
बैंक बिल्कुल। बैलेंस नहीं, ना सही ना सही। फिर उसके बाद इन उसमें काउंटर भी बहुत अच्छे हैं कि जैसे वो कह रहा है कि यार गाड़ी बंगला चाहिए, और फिर ये कह रही है कि नहीं नहीं चाहिए, ना नहीं है तो नहीं है, मतलब सॉरी ये कह रहा है कि नहीं है तो नहीं है, ये कह रही है कि नहीं होना चाहिए। होना चाहिए, क्यों नहीं जो होना? लड़की है वो कह रही है एम्बिशन होना चाहिए, और एम्बिशन मटेरियलिस्टिक होना चाहिए। क्या दिक्कत है मटेरियलिस्टिक होने में? बिल्कुल। लेकिन अंतर अगर आप देखेंगे तो अंतरे में बहुत फिलॉसफी है। जैसे कल का क्या है किसने देखा, हम तो आज में जीते हैं। जिनमें अब हिम्मत है ये नहीं वो, लेकिन वो जिनमें कहती है हिम्मत है नहीं वो ऐसी बातें करते हैं। बातें करते हैं। हाँ, तो ये इस नाम अपुन का मुन्ना भाई वो करे जो दिल में जो है दिल में समाई। अब ये ये उर्दू में चल रहा है। आई आई का राइमिंग, फिर ये ये जो लाइन है कि कल का क्या है किसने देखा, हम तो आज में जीते हैं, ये उर्दू की फ्रेजिंग है, लेकिन वो फिर वहां से ले आता है। फिर एक और उसकी लाइन है अंतरे में, वो भी कितनी फिलोसॉफिकल लाइन है, मतलब वो दुनिया की दुनिया कौन आया गया हमें क्या फिक्र, दुनिया में क्या, ऐसे करके उसका कुछ एक लाइन है कि फिर दुनिया तुझे ना भुला दे, ऐसे करके, कहीं दुनिया दुनिया की तुम्हें अगर ना तुमने खबर न भूला रखी तो दुनिया तुम्हें ना भुलाए। दे। अगले अंतरे में भी ऐसी लाइन है उनकी कि हमको देखो, हम हैं यारा अपनी मर्जी के राजा, और मर्जी के राजा, अब मर्जी शब्द थोड़े ना आएगा यहाँ पे, जी, मतलब टपोरी वाली लैंग्वेज में कि दुनिया बोले तो मजा है, ना कहो खुद को राजा। उसको राजा। इसमें आता है वो कि कौन आया गया दुनिया में क्या खबर, इस दुनिया से तुम जो रहे बेखबर, कहीं दुनिया तुम्हें ना भुलाए। क्या बात है। और इसका फिर इसी के अंदर आगे आता है कि अरे शेरों के जैसा है अपना जिगर, ऊंचा ही रहा है सदा अपना सर, सर से ज्यादा ऊंची रहे ये नजर, आसमां फिर तो सर को झुकाए। बिल्कुल। ये पूरा पोएट्री और फिलोसफी और ये सारी फिलोसॉफिकल बातें हो रही हैं कि ये मटेरियलिज्म की भी बातें हो रही हैं, और मटेरियलिज्म को डिस्कार्ड करने की भी बातें हो रही हैं। तो थीमेटिकली बहुत स्ट्रांग है ये गाना, इवन दो बहुत लाइट इसके बोल हैं, बहुत घुली बहुत मिली मस्ती जबान है भरा है। किरदारों की। एक्चुअली इतना मस्ती भरा हाँ, है, रास्ते पे लोग गा रहे हैं ऐसे। इस गाने को बिल्कुल जो एक क्या बोलते हैं, एक सीरियसनेस जो मिलनी चाहिए इस लिरिक्स को, एक्चुअली ये गाना उसके एकदम ऑपोजिट है। बिकॉज इट्स एक्चुअली बिल्कुल हल्की फुल्की बात हो रही है, नोक झोंक वाला बिल्कुल गाना है। बट इट्स एक्चुअली बिल्कुल। आई ऑनेस्टली ऑनेस्टली हुसैन, मैंने इस गाने को इतनी बार सुना है, लेकिन आज के बाद जब हाँ भी हम ये गाना सुनेंगे, इनफैक्ट आज जब हमारे शो पर ये गाना हम सुनाएंगे अपने लिसनर्स, हाँ आई मीन थैंक यू हमें एक नया नजरिया देने के लिए और हमें इस गाने से एक और बार मिलाने के लिए। इट्स सो ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। और दिस इज मेरी 90s की प्लेलिस्ट। हुसैन हैदरी मेरे साथ हैं। हुसैन, आई नो दैट वन ऑफ द थिंग्स एज अ लिरिसिस्ट दैट आर इम्पोर्टेंट टू यू एज अ राइटर इज कि आपके अंदर के जो ख्याल है वो क्या है, आपकी जो फिलोसफी वो क्या है, एंड आपका जो वर्ल्ड व्यू है वो क्या है। तो अगर आप बिल्कुल मुझे याद है एक बहुत ही कमाल का गाना जो आपने लिखा था। It wasn't just a song, it was a part of the album Mukkabaz, and it was an anthem which is बहुत सुना, बहुत हुआ सम्मान तुम्हारी ऐसी तैसी। अब जी। ये एक नारा था, it wasn't just a song। लोगों ने इसको अलग अलग रूप में यूज किया है, प्रोटेस्ट में यूज किया है। तो ये गाना बहुत ज्यादा अपने जहां से आपने शुरू किया उससे कई ज्यादा बढ़ गया। बट there's always been protest in poetry। बिना जी प्रोटेस्ट के पोएट्री हो ही नहीं सकती। क्योंकि अगर आप बिल्कुल प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, अगर आप अपने कलम का इसके लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आई डोंट नो, कुछ कुछ इनकम्प्लीट सा रह जाता है। तो मैं ये जानती हूँ कि ये प्रोटेस्ट आपके लिए बहुत जरूरी है, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ हु यू आर। लेकिन हैव यू एवर लुक बैक एट द 90s एंड सेड कि देयर वाज अ सॉन्ग दैट टॉक टू यू about the India of that time or the India that should have been? I wouldn't say patriotic because पिछले कुछ सालों में क्या हुआ क्या है ना, patriotic ये शब्द के मायने बदल गए हैं। बिल्कुल। So unfortunately I don't want to say it's a patriotic song, but ऐसा कोई गाना है जो हिंदुस्तान के बारे में आपको कुछ बता बता रहा था, जो आपको बेहद पसंद है? बहुत बहुत काफी सारे गाने, उनमें एक गाना मतलब मैं एक बड़े कम जाने माने लिरिसिस्ट हैं उनका, मैं मतलब कम जाने माने शायद मेरे नज़र में, मगर वो हो सकता है इंडस्ट्री में जाने माने हों। इसरार अंसारी का लिखा हुआ गाना है, और बहुत से लोग जानते भी नहीं होंगे कि उन्होंने ये गाना लिखा है। इसरार अंसारी जतिन ललित का कंपोज किया हुआ गाना है, सरफरोश फिल्म से, जिंदगी मौत ना बन जाए। तो और
इसको 2 लोगों ने गाया है। लोगों को अक्सर यही याद रहता है कि सोनू निगम ने गाया है, लेकिन सोनू निगम और रूप कुमार राठौड़ 2 लोगों ने गाया है उस गाने को। बिल्कुल। एंड तो ये मैं एक और बार नाम लूंगा, इसरार अंसारी साहब का लिखा हुआ है, जिंदगी मौत ना बन जाए। तो ये गाना मुझे बहुत पसंद है। ये गाना मैं एक्चुअली अभी भी सुनता हूँ कई बार, क्योंकि आप देखिए किस तरह की सेंसिटिविटी और सेंसिबिलिटी के साथ लिखा गया है ये उस दौर में आई थी फिल्म जब भारत जो है एक जंग में था अपने Yeah. पड़ोसी मुल्क के साथ। और बहुत आसान होता है गैर जिम्मेदाराना क्रिएटिव लोगों को का ये कह देना कि अरे लड़ो लड़ो लड़ो, भिड़ो भिड़ो भिड़ो। लेकिन जो सेंसिटिविटी और जो सेंसिबिलिटी ये लगती है कहने में कि अरे भाई पड़ोसी मुल्क है, शांति से रहो, अमन से रहो, थोड़े हम बुरे हैं, थोड़े वो बुरे हैं, जैसे तैसे करके सुलह करके आस-पास बगल में शांति से रहो, खुश रहो, आगे बढ़ो। तो ये कहने के लिए भी शायद बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी और सेंसिबिलिटी चाहिए। और बिल्कुल। लफ्जों में जो आपकी सिर्फ जरूरी नहीं है बगावत हो, बगावत का एक अर्थ ये भी होता है कि लोगों को ठंडा कर दे या लोगों को एक समझदारी दे दे। ये भी अपने आप में एक प्रोटेस्ट होता है कि जब हर कोई चिल्ला रहा हो तब आप कहते नहीं शांति रखो। यस, यस, बिल्कुल। ये भी एक प्रोटेस्ट है कि हाँ। इनफैक्ट ये जो गाना है विच इज सरफरोश के साउंड ट्रैक से, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, हो रहा चैनो अमन। What I always thought is that ये गाना कितना खूबसूरत तरीके से लिखा गया है कि ये गाना ना केवल आप हिंदुस्तान में सुन सकते हैं, आप बॉर्डर बिल्कुल पार भी यही गाना सुन सकते हैं। सोचिए इसके बारे बिल्कुल 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 सुन सकते हैं आप, क्योंकि ये गाना बिल्कुल ऐसे नहीं कह रहा है कि हम महान हैं, ये कह रहा है कि हम अच्छे हैं, कुछ खामियां भी हैं जो हमें ठीक करनी चाहिए, और कुछ दुख है, कुछ दर्द है, मतलब कुछ सुख है और कुछ मतलब उत्सव की बातें हैं। तो इन सबको साथ में ले, आप देखिए उसकी लिरिक्स कितनी मतलब सेंसिटिव है कि भाई जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, संभालो यारो, खो रहा चैनो अमन, मुश्किलों में है वतन, तमन्ना सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो रे यारो। फिर वो कह रहा है कि एक तरफ प्यार है, चाहत है, वफादारी है, एक तरफ देश में धोखा है, गद्दारी है। ये में। क्या है, ये कॉन्ट्रास्ट बता रहा है हमारे देश का। तो भाई महान है नहीं बोलना है, हमें रियलिस्टिक होना है। तो ये उस तरह की बात सामने रखी गई और कितने नाजुक तरीके से रखी गई है। इसमें एक जो दूसरा अंतर है जो मैं कह रहा था, रूप कुमार राठौड़ साहब ने गाया हुआ है। और अच्छा ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये कोट अनकोट पेट्रियोटिक सॉन्ग है या देश से रिलेटेड सॉन्ग है, लेकिन इसको कव्वाली के फॉर्म में बोला गया है। या ये बहुत इंटरेस्टिंग चॉइस ऑफ कॉम्पोजिशन है बिल्कुल बिल्कुल। कि, और चॉइस ऑफ सिंगर्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है इसमें, सोनू निगम और रूप कुमार साहब। तो उनके रूप कुमार राठौर साहब का ये जो दूसरा अंतरा गाया हुआ है वो मुझे बहुत पसंद है कि चंद सिक्कों के लिए तुम न करो काम बुरा, हर बुराई का सदा होता है अंजाम बुरा, जुल्म वालों की कहाँ उम्र बढ़ी है यारो, इनकी राहों में सदा मौत खड़ी है यारो, जुल्म करने से सदा जुल्म ही हासिल होगा, जो न सच बात कहे वो कोई बुज़दिल होगा, ऐसे गुलशन को उजड़ने से बचा लो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो। तो क्या ये बात। कितनी, ये जो एक 60s 70s में एक जो सोशल मैसेजिंग एक बहुत अच्छे लफ्जों में और एक सधी हुई भाषा में जो एक सोशल मैसेजिंग और जो समता की, एकता की, सद्भाव की जो एक सोशल मैसेजिंग थी, इवन एट द टाइम ऑफ स्ट्राइफ, इवन एट द टाइम ऑफ नेगेटिव, मतलब ये पोलराइजेशन एवरीवेयर, बिल्कुल। जो एक एक साफ आवाज जो कह रही है कि नहीं, हम शांति से रह सकते हैं, हम अमन से रह सकते हैं, हमें लड़ना जरूरी नहीं है, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो। तो मुझे बहुत पसंद है ये गाना, और इसरार अंसारी साहब का लिखा हुआ, मैं तीसरी बार रिपीट करूंगा ताकि वो नाम याद रहे, क्योंकि किसी को पता नहीं होता ये गाना किन्होंने लिखा है। सच्ची में, और बिल्कुल सही। आई मीन हमने 3 ऐसे लिरिसिस्ट की बात की जिनको हम जानते हैं। ओके, सो इट वाज अ वेरी पॉपुलर सॉर्ट ऑफ लिरिसिस्ट। एक ऐसे रेयर या हिडन जेम जिनका नाम लेना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं ये गाना मुझे साहिर लुधियानवी की याद दिलाते हैं, बिकॉज साहिर साहब बिल्कुल भी ऐसे ही गानों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कह गए थे। हमारे लिए, आपके लिए शायद ये गाने थे, इट वाज अ फिल्म सॉन्ग, एंड दैट्स व्हाई आई फील जो लोग फिल्मी म्यूजिक को अक्सर और उस नजरिए से नहीं देखते, इफ यू लुक इनसाइड द म्यूजिक ऑफ इंडियन सिनेमा यू विल सी सो मच पोएट्री। एंड ये बहुत जरूरी है कि हम अपने लिरिसिस्ट को एक एक थोड़ा सा एक सम्मान देते रहें, बिकॉज दे आर द ट्रू थिंकर्स ऑफ आवर टाइम। आज अगर कोई लिख रहा है
तो वो आज के दौर की बातें जो हैं वो हमें बता रहा है, और इट्स अ क्रॉनिकल ऑफ टाइम फॉर द एजेस टू कम। आपके गाने और आपकी जो पोइट्री है वो बिल्कुल ऐसी है हुसैन। ये अलग बात है कि हम दोनों बहुत ही कैजुअल एक सेटिंग में मिले हैं, बट व्हाट आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इज दैट आपने इस शमा को जलने दिया, एंड यू केप्ट इट अलाइव, दिस फायर। सो आई रियली वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट, और मेरे शो पर आने के लिए, मेरे इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करने के लिए, और आज इतनी कमाल की बातें करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको भी मजा आया। अरे मुझे तो बहुत मजा आया रोहिणी, अगेन वंस अगेन आपका शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया, एंड इट इज डेफिनेटली माय प्रिविलेज एंड डेफिनेटली मोर माय प्रिविलेज एंड ऑनर टू बी हियर, एंड थैंक यू सो मच, नॉट जस्ट फॉर दिस बट जस्ट फॉर हु यू आर and for who you have been over the years. So yeah. थैंक यू सो मच, थैंक यू।